स्टूडेंट्स yesterday we was doing ली चैटलर प्रिंसिपल. ओके, एक बार दोबारा डेफिनेशन रिकॉल कर देता हूँ. इफ अ सिस्टम in equilibrium is subjected to a change of concentration, temperature or pressure, the equilibrium shift in a direction that tends to undo the effect of the change imposed. ओके, और कौन कौन से चेंज हम इक्विलिब्रियम में इंपोज कर सकते होते हैं वो हैं, जैसे आप कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, आप प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, आप कैटलिस्ट ऐड कर सकते हो, और आप इनर्ट गैस भी ऐड कर सकते हो. ओके, तो ये जो फर्स्ट टू टाइप ऑफ चेंजेस थे कि इनको चेंज करने पे क्या इम्पैक्ट आता है, इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग कैसे होती है, ये हमने कल डिस्कस किया था. ओके, आज हम ये जो बाकी फैक्टर हैं वो उनको डिस्कस करेंगे और कुछ एक एग्जांपल देखेंगे जहां पे इंडस्ट्री में इस ली चैटलर प्रिंसिपल का यूज किया जाता है फॉर शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम. ओके, तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. ओके, सबसे पहले प्रेशर इन्वॉल्व है, तो आपको पता लग गया होगा गैसेस के केस में ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हों उसके केस में आपको प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है. ओके, पहली बात, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा ही गैसेस के केस में, लिक्विड और सॉलिड हो तब तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं ना कोई पड़ेगा. ओके, तो दिस फैक्टर हैज सिग्निफिकेंट रोल in case of gaseous reaction and those two which proceed with the change in number of moles. प्रेशर का इम्पैक्ट आपको उन रिएक्शंस में देखने को मिलता है जिनमें गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, और दूसरा वो भी वो वाले गैसियस रिएक्शन जिनमें आपके पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हो, जैसे या तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो या तो प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो. कैसे, मेरी बात शायद आप अभी समझे नहीं होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल N2O4 गैसेस जो है, अगर ये डिसोसिएट हो तो टू नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा NO2 के, तो दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं है ना, ऐसा ही रिएक्शन चाहिए. अगर गैसेस रिएक्शन है बट दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो उस टाइम ये वाला प्रेशर का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा. सिमिलरली जैसे इसमें देखो, रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4 और प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2. ओके, तो इट मींस इस रिएक्शन में भी आप, और ये गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं, तो इसमें भी आपको प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलेगा. एक एग्जांपल है ये वाली, देखो इसके केस में गैसेस में भी नंबर, रिएक्टेंट में भी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 और प्रोडक्ट में भी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2. तो ऐसे एग्जांपल्स के केस में क्या होता है, आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो इसलिए इनके केस में आपको कोई भी प्रेशर का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. ऐसे इक्विलिब्रियम, ऐसे गैसेस इक्विलिब्रियम जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम हो, उनमें कोई भी आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलता. जिनमें रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड इम्बैलेंस हो नंबर ऑफ मोल्स का गैसेस, उनमें ये वाला इफेक्ट देखने को मिलता है. ओके, अब इसके केस में ऐसा होता क्यों है, देखो प्रेशर, पहले हम चेंज इन प्रेशर की बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो कंटेनर जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है उसके ऊपर प्रेशर या तो बढ़ा दिया जाए या उसका प्रेशर घटा दिया जाए, उस टाइम क्या इफेक्ट आएगा उसको स्टडी करने वाले हैं. लेस प्रेशर फेवर्स दोज रिएक्शंस which are accompanied by increase in total number of moles, and high pressure favor those reactions which take place with decrease in total number of moles. Okay, it means अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है, किसी कंटेनर में, और अगर आपने उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, बैकवर्ड साइड. और अगर आपने प्रेशर घटा दिया, जो पहले प्रेशर था उसको घटा दिया, जो पहले लग रहा था, जिस पे प्रेशर इक्विलिब्रियम, जिस पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका था, तब क्या होगा, तब इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट हो जाएगा जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं. ओके, जैसे यही बोला, लो प्रेशर फेवर reaction which is accompanied by total increase in the total number of moles, उस डायरेक्शन को बढ़ा देगा. जैसे इसके केस में अगर लो प्रेशर करोगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इस रिएक्शन के केस में अगर आप प्रेशर लो करोगे तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ये वाला इक्विलिब्रियम. और अगर वाइस वर्सा करोगे, अगर प्रेशर इंक्रीज, नहीं लो प्रेशर के टाइम उल्टा बोल दिया मैंने,
इसके केस में लो प्रेशर करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। इसके केस में इस इक्विलिब्रियम में लो प्रेशर करने पे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैकवर्ड नंबर ऑफ मोल ज्यादा है रिएक्टेंट साइड एज कंपैरिजन टू प्रोडक्ट। ओके, क्लियर। बट ऐसा होता क्यों है? ऐसा वही, इसका बेसिक्स वही छुपा है ली चार्टलर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट में, कि इक्विलिब्रियम उस इफेक्ट को मिनिमाइज करना चाहता है जो आप लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो इस टाइम? आप इस टाइम प्रेशर चेंज कर रहे हो जिस कंटेनर में इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है उसका। तो इक्विलिब्रियम चाहता है कि प्रेशर चेंज ना हो। ठीक है, जैसे लेट अस से कि आप इस कंटेनर का प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, पहले जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम का, आप उसको प्रेशर को चेंज कर रहे हो, आप लो कर रहे हो। अब आप प्रेशर लो कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि प्रेशर लो ना हो। उसके पास क्या तरीका है प्रेशर ना लो होने देने का? इक्विलिब्रियम को पता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बन जाएं, जितने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने पे थे उतने नहीं, उससे ज्यादा बनाने पड़ेंगे अब उसको, क्योंकि प्रेशर लो हो रहा है तो उसको प्रेशर वही वाला अटेन करना है, या कोशिश तो करनी है उस प्रेशर को अटेन करने की। तो कोशिश वो कैसे करेगा? वो कहेगा कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा बन जाए, तो हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो उससे नंबर ऑफ ये जो प्रेशर का डिक्रीज है उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि अल्टीमेटली डिक्रीज हो ही जाएगा, बट कोशिश तो करेगा ना इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट कर जाएगा? जिस साइड प्रेशर इंक्रीज हो। प्रेशर इंक्रीज होगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से, तो इसलिए इक्विलिब्रियम इसमें शिफ्ट कैसे हो जाएगा? फॉरवर्ड साइड। अगर ये वाले रिएक्शन की बात कर रहे हो, अगर ये वाला इक्विलिब्रियम है और उसके टाइम आप कंटेनर का प्रेशर कम करते हो, तो आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड साइड शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर आप इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो उसको बैकवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बैकवर्ड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है एज कंपैरिजन टू फॉरवर्ड। ओके, वो आपको देखना, इसमें आप ये फिक्स नहीं बोल सकते कि फॉरवर्ड की बैकवर्ड, इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा अगर आप प्रेशर को लो करोगे। ओके, इफ यू लोअर द प्रेशर, रिएक्शन विल बी शिफ्टेड टू that side which is accompanied by increase in total number of moles। और अगर आप हाई प्रेशर करोगे तो उल्टा, उस साइड शिफ्ट हो जाएगा जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हो। ऐसा क्यों, उसका भी समझ लेते हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो इक्विलिब्रियम का, ओके, तो इक्विलिब्रियम कोशिश क्या करेगा कि प्रेशर घटे। प्रेशर कैसे घटा सकता है? वही बात है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। वो बोलेगा मैं नंबर ऑफ मोल्स ही कम कर दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स कम कैसे करेगा? उस साइड शिफ्ट होके जिस साइड जाने पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। जैसे अगर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए तो दो नंबर ऑफ मोल्स एक बन जाएगा ना, तो दो दो जुड़ के एक बनना शुरू हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह वो अंडू करेगा प्रेशर के इफेक्ट को। ओके, बट अगर आपका इक्विलिब्रियम ऐसा है जिसमें दोनों साइड सेम नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हैं, जैसे इसमें, तो इस टाइम क्या होगा? इस टाइम अगर आप प्रेशर में कोई चेंज लेके आओगे, इस इक्विलिब्रियम, जिस कंटेनर में ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, उस कंटेनर में अगर आप प्रेशर का कोई चेंज लेके आओगे तो होगा क्या? दोनों साइड सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब इक्विलिब्रियम को समझ नहीं आएगी, क्योंकि दोनों साइड जाने पे कोई बेनिफिट नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहने हैं। तो इस टाइम उसकी शिफ्टिंग किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगी, वो एक्सेप्ट कर लेगा प्रेशर चेंज एज सच, वो अपोज करने की कोशिश ही नहीं करेगा। ओके, तो उस टाइम आपके पास देयर विल बी नो शिफ्टिंग टू एनी डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ओके, क्योंकि दोनों साइड सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओके, तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। उसके बाद थर्ड में मैंने दो पार्ट बना रखे हैं। थर्ड का ए जो है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, थर्ड का बी जो है वो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। ठीक है, तो वॉल्यूम का इफेक्ट आप प्रेशर से ही समझ सकते हो, क्योंकि यू नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या ऐसा बोल लो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो वॉल्यूम का इफेक्ट सेम ऐसे समझ लो प्रेशर के साथ रिलेट करके। ओके, सो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम कैन बी ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय थिंकिंग इन टर्म ऑफ प्रेशर। जैसे अगर आपको कोई बोले कि ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद आपने क्या किया, आपने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया। ओके, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब प्रेशर घटा दिया। ठीक, तो प्रेशर घटाने पे ये इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड साइड। So it means if you are going to increase the volume for this equilibrium, then this equilibrium will shift to the forward side। आपने प्रेशर को हेल्प करके ही निकाल लिया, प्रेशर की हेल्प से ये वाला फैक्टर भी निकाल लिया, वॉल्यूम वाला भी। तो वॉल्यूम वाला फैक्टर और प्रेशर वाला फैक्टर आपस में कोरिलेटेड ही है, इसलिए वॉल्यूम वाले फैक्टर को प्रेशर वाले की हेल्प से ही निकाल लो।
ओके, कि अगर वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होगा जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब प्रेशर कम करना। और अगर वॉल्यूम घटाया जाएगा इट मींस प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होता है जिससे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐड करने पे क्या इफेक्ट आता है? The addition of a catalyst does not disturb the equilibrium. However, it helps in the attainment of equilibrium quickly. ये तो हम पहले भी बड़ी बार बात कर चुके हैं कि कैटलिस्ट डालने पे क्या होता है, अगर किसी रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ता है तो बैकवर्ड का भी बढ़ता है, क्योंकि फॉरवर्ड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है वो बैकवर्ड डायरेक्शन करवाने की उनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो दोनों जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन जो होता है वो दोनों इक्वली बढ़ जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम एज सच ही रहता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती ऑन एडिंग कैटलिस्ट। ठीक है, बट कुछ तो फर्क पड़ता होगा। हाँ, फर्क क्या पड़ता है कि मान लो पहले ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने पे 1 घंटा लगता था, कि आप पहले कंटेनर में ए डालते थे, उसके बाद 1 घंटा बाद आके ऑब्जर्व करते थे, तब आपको मिलता था कि इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। 1 घंटा लग जाता था इक्विलिब्रियम अचीव होने में। बट अब क्या होगा, इट हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्विकली। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों बढ़ जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा। क्यों? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वली। उसके बाद लास्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सी? जो रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व ना हो, जो भी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चल रही होगी ना उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट जीरो होनी चाहिए। जैसे इनर्ट गैसेस का एग्जांपल आपको पता ही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, नाइट्रोजन। हालांकि कुछ एक रिएक्शन होते हैं जिसमें नाइट्रोजन खुद भी इन्वॉल्व हो रही होती है, तो उन रिएक्शन के लिए नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है। ओके, वो तो फिर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो जाएगा ना उस रिएक्शन के लिए। इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब इनके अलावा भी कोई गैस ऐसी हो सकती है जो खुद रिएक्ट ना करे उस रिएक्शन मिक्सचर के साथ, उसको इनर्ट ही बोला जाएगा इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में। इनर्ट गैस तो यहाँ से मैं एग्जांपल डिलीट ही कर देता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट गैस किसके अकॉर्डिंग? आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कोई भी गैस जो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो खुद, उसको इनर्ट गैस ही बोला जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस टू अ रिएक्शन मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस इफेक्ट को दो पार्ट्स में स्टडी किया जाता है, क्योंकि इनर्ट गैस को ऐड करने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या तरीका है? मान लो आपके पास कोई इक्विलिब्रियम है, ए प्लस बी इज गोइंग टू गिव सी। ये वाला इक्विलिब्रियम इस कंटेनर में एस्टेब्लिश हो गया है। ओके, और आपने क्या किया, आपके मन में आया कि इसमें अब मैं ना इस इक्विलिब्रियम वाला तो कोई ना ए ऐड करूंगा ना बी ना सी, मैं कोई इनर्ट गैस ऐड करके देखता हूँ। ठीक है, ये इनर्ट गैस में भरता जाऊंगा, उसका इफेक्ट स्टडी करूंगा। पर इनर्ट गैस भरते टाइम भी आपको दो चीजों को देखना पड़ेगा। या तो आप इनर्ट गैस भर रहे हो और कांस्टेंट वॉल्यूम रख रहे हो, कि वॉल्यूम चेंज ना हो, कंटेनर का वॉल्यूम यही रहे, और आप इसमें लगातार गैस भरते जाओ। ओके, दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका इनर्ट गैस भरने का ये है इस इक्विलिब्रियम में, कि आपने एक फ्लेक्सिबल कंटेनर लिया हुआ है। तो जब आप उसमें गैस भरोगे, इनर्ट गैस, इक्विलिब्रियम तो जो एस्टेब्लिश होना था वो हो गया। जब आप उसमें इनर्ट गैस भरोगे, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा अगर वॉल्यूम चेंज ना हो तो, है ना। तो कंटेनर क्या करेगा, कंटेनर एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंटेनर को पता है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो कंटेनर एक्सपैंड हो जाएगा ना। बैलून में अगर और हवा भरी जाए तो क्या होता है, बैलून एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। तो सेम इसके केस में होगा, रिएक्शन तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, बट इनर्ट गैस ऐड होने से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। उस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि आपने कांस्टेंट प्रेशर रखना है, आप इस इफेक्ट को स्टडी कर रहे हो ना, कांस्टेंट प्रेशर पे आइडल गैस ऐड करने का इफेक्ट। तो कांस्टेंट प्रेशर कैसे रहेगा? अगर आपका कंटेनर साथ साथ में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाए, वैसे वैसे आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ता जाए, तब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा आपके उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, जिस पे वो पहले था उस पे ही रहेगा। ठीक है, बट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की टर्म में बात करोगे तो आप क्या कर रहे हो, इस टाइम आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि इस कंटेनर जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रखा है गैसेस का, ठीक है, इस कंटेनर को एक्सपैंड नहीं करने देना, क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। उस टाइम आपको इफेक्ट थोड़ा अलग तरीके से देखने को मिलेगा। ओके,
अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, ठीक है। लेट अस से दिस इज द इक्विलिब्रियम। मान लो ये इक्विलिब्रियम है जो आपने एक कंटेनर में एस्टेब्लिश करवा दिया। कौन सा? PCl5 gases is going to give PCl3 gases and Cl2 gases। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब दोनों दो पॉइंट डिस्कस करने हैं ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला और एट कांस्टेंट प्रेशर वाला। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कंसेप्ट डिस्कस करें पहले नंबर पे, इफ द रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आप कह रहे हो कि मैं तो कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं होने देना, इसमें मैं भरी जाऊंगा गैस, कोई भी इनर्ट गैस भरी जाऊंगा। लेट अस से नाइट्रोजन भर रहे हैं इसके केस में। इस इक्विलिब्रियम के लिए नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस ना, क्योंकि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व तो हो ही नहीं रही। ओके, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम भर रहे हो आप, addition of inert gas will not change molar concentration, but inert gas को ऐड करने पे इस कंटेनर में कोई चेंज आ रहा है? किसी तरीके का चेंज नहीं आ रहा, प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वो तो जो प्रेशर नया एडअप हो रहा है, मान लो पहले इस कंटेनर का प्रेशर 1 एटमोस्फेयर है, बट आपने जैसे ही गैस भरनी शुरू कर दी, पहले 2 एटमोस्फेयर हुआ, फिर 3 एटमोस्फेयर हो गया, पर ये जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? ये तो इनर्ट गैस की एडिशन के कारण हो रहा है ना, जो आपने इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो इस कंटेनर में। इस इक्विलिब्रियम वाली तो कोई गैस का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, ना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है कंटेनर का, क्योंकि वॉल्यूम आपने फिक्स रखा है। तो इस इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? अगर इस इक्विलिब्रियम के लिए कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, कोई मोलर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, कोई प्रेशर चेंज नहीं हो रहा इन तीनों गैसेस का, इन तीनों गैसेस का प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना। वो तो जो प्रेशर बढ़ रहा है कंटेनर का, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें इनर्ट गैस आप भरते जा रहे हो, उसके मॉलिक्यूल्स के कारण प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। इस कंटेनर का नो डाउट प्रेशर बढ़ रहा है, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 वही रहेगा जो पहले है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 भी वही रहेगा जो पहले है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 भी वही रहेगा जो पहले है। हाँ, जो आप नाइट्रोजन ऐड कर रहे हो उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जो टोटल प्रेशर है कंटेनर का, जो कि सम होता है सभी गैसेस के प्रेशर का, वो बढ़ता जा रहा है। बट इन तीनों पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना इनकी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ना इनके प्रेशर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। देयर इज नो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, hence the state of equilibrium will remain unaffected। इट मींस अगर आप किसी इक्विलिब्रियम, जो कि गैसेस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, उस इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को ऐड करते हो, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो गैस कोई इफेक्ट क्रिएट करती नहीं है। प्रेशर, टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है मिक्सचर का, बट वो तो आप गैस भर रहे हो उसके कारण हो रहा है, पार्शियल प्रेशर इन तीनों का तो सेम ही है। ओके, क्लियर। उसके बाद अब बी पॉइंट, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे भर यही सब कुछ करते, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? मैंने अभी आपको बोला, अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, मान लो ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, आपने इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो जैसे जैसे गैस भरती जाएगी वैसे वैसे इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा आपको कंटेनर का। ओके, तो इट मींस at constant pressure addition of the inert gas accompanied by increase in volume। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करने पे क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए ये थोड़ी ना कि वो सिर्फ नाइट्रोजन जो आप भर रहे हो उसी को उसी वही उस वॉल्यूम में जा सकता है जिस वॉल्यूम को एक्सपेंड कर दिया आपने, जितना वॉल्यूम उसकी वजह से एक्सपेंड हुआ ना, उसमें तो ये भी गैसेस जा सकती हैं। तो अगर ये गैसेस भी उस वॉल्यूम में जा सकती हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स तो इनमें से किसी का भी चेंज नहीं हुआ था, बट हुआ क्या है, आपने उस जो कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन सभी की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं ना, वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी। ओके, किसकी कम होगी? सभी की इक्वली कम होगी, क्योंकि सभी के लिए कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा है ना, इसी कंटेनर में सारा कुछ है, ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। इट मींस एडिशन ऑफ इनर्ट गैस accompanied by increase in volume when you add inert gas at constant pressure to the container in which equilibrium is there, which in turn lead to decrease in the concentration of each reactant and product। जिसकी वजह से क्या होगा, हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी।
और अगर हर रिएक्टर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, सभी में चेंज आ रहा है, तो अब इक्विलिब्रियम इसको कैसे अपोज कर सकता है? जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि कंसंट्रेशन डिक्रीज ना हो। कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे नहीं हो सकती? क्या तरीका है जिससे कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होगी? उसका तरीका है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, सभी की हो रही है इक्वली। ओके, बट इक्विलिब्रियम क्या कहता है? इक्विलिब्रियम कहता है मैंने कंसंट्रेशन चेंज होने नहीं देना, या उसको थोड़ा बहुत अपोज तो करना ही है। तो उसके दिमाग में आया कि मैं ऐसा करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने शुरू कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वो वॉल्यूम के इंक्रीज के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। उसको नहीं पता नंबर ऑफ मोल्स कैसे बढ़े, चाहे वो रिएक्टेंट साइड जाके बढ़े, शिफ्ट होके बढ़े, चाहे वो प्रोडक्ट साइड शिफ्ट होके बढ़े, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा करने हैं, सो दैट जो चेंज ऑफ वॉल्यूम का इफेक्ट है उसको कैंसिल कर पाए। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा कैसे कर सकते हैं? इस इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा कैसे होंगे? फॉरवर्ड साइड शिफ्ट होंगे। ओके, क्लियर? तो उस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिस साइड जाने पे लार्जर नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। इफ द रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, addition of inert gas accompanied by increase in volume, which in turn lead to decrease of concentration of each reactant and product. So the equilibrium shift toward larger number of moles means, इस इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो लार्जर नंबर ऑफ मोल्स किस साइड है? प्रोडक्ट साइड। तो ये वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये वाला इक्विलिब्रियम होता तो इसके लिए बैकवर्ड साइड शिफ्ट हो जाएगा। बट इसके लिए इनर्ट गैस नाइट्रोजन नहीं यूज कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, तो इसके लिए बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास ऐसा इक्विलिब्रियम हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम ही रहते हैं, जैसे 2 और 2, इसमें भी 2 हैं रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी 2 हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है? सेम जैसे इसमें आपको देखने को मिला था, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम अब हार मान गया, उसको पता है कि किसी साइड जाने पे भी कोई चेंज नहीं, आप वो नहीं कर सकता बैलेंस किसी तरीके से भी, उसको दिख ही नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, ठीक है जी जो हो रहा है होने दो। ओके, उस टाइम वो किसी साइड शिफ्ट नहीं होगा। ओके, सो ये थे आपके ली चार्टिलर प्रिंसिपल। अब ली चार्टिलर प्रिंसिपल का इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, कैसे कहाँ पे, उसकी एक दो एग्जांपल मैं आपको भी करवाऊंगा, बाकी आपने खुद पढ़ लेनी है। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है, इसके बाद इसकी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे हम, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। ओके, अब एग्जांपल्स कर लेते हैं एक दो जहां पे ली चार्टिलर प्रिंसिपल यूज होता है। केमिकल इक्विलिब्रिया के एग्जांपल देखते हैं पहले, जहां पे ली चार्टिलर प्रिंसिपल यूज होता है। ली चार्टिलर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियाज के लिए भी लग जाता है और फिजिकल इक्विलिब्रियाज के लिए भी लग जाता है। ओके, तो एक मैं केमिकल का एग्जांपल करवाऊंगा, एक मैं आपको करवाऊंगा फिजिकल का, बट एग्जांपल जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, डिस्कस मैं एक का करूंगा। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। एग्जांपल है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनती है, ये भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन ही होता है। और अमोनिया का बताने की जरूरत नहीं है आपको कि कहाँ पे यूज है। अमोनिया फर्टिलाइजर्स में यूज होती है, कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाने में यूज होती है, कई सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाने में अमोनिया यूज होती है। ओके, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस से ही प्रोड्यूस होती है अमोनिया। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, अगर मान लो आपकी इंडस्ट्री है अमोनिया बनाने की, आप क्या चाहोगे कि रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड साइड ही शिफ्ट रहे, क्योंकि फॉरवर्ड साइड ही शिफ्ट रहेगा तभी अमोनिया ज्यादा अमाउंट में बनेगी, और जब अमोनिया ज्यादा अमाउंट में बनेगी तभी फायदा है ना। आपकी इंडस्ट्री अमोनिया बनाने की है, आप ये थोड़ी चाहते हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाए। आप तो यही चाहोगे कि सारी की सारी नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होकर अमोनिया कन्वर्ट करवा दे, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए। तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट कैसे करवाया जाता है? इंडस्ट्री कैसे करवाती है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट? उसके लिए आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन डिस्कस करना पड़ेगा। पहले हम इनको नहीं पढ़ते, पहले हम वैसे देखते हैं ली चार्टिलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हमारे दिमाग में क्या आ रहा है। ये वाला जो इक्विलिब्रिया है इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या आएगा? टेम्परेचर के लिए आपको ये देखना पड़ेगा किस साइड पे जाने पे ये एक्सोथर्मिक है, किस साइड पे जाने पे ये एंडोथर्मिक है। फॉरवर्ड साइड में इसकी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, मतलब फॉरवर्ड साइड एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड साइड क्या होगी?
एंडोथर्मिक। ओके, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना? नहीं वेट, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा जिस साइड जाने पे टेम्परेचर ना बढ़े। टेम्परेचर किस साइड जाने पे नहीं बढ़ेगा? जिस साइड जाने पे जो आप टेम्परेचर बढ़ाने पे उसको हीट दे रहे हो वो सारी की सारी वो यूटिलाइज कर ले। और यूटिलाइज किस रिएक्शन के लिए करता है? जो एंडोथर्मिक हो, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन ही हीट लेके होते हैं। हाँ, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो वो तो आपका घाटा है। आप थोड़ी ना चाहोगे कि अमोनिया जो बना है वो भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, नहीं। इट मीन्स आपके दिमाग में आया कि हाई टेम्परेचर अगर रखूंगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, लो टेम्परेचर रखूंगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप ये वाला रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करवाओगे, पहली बात। ओके, लो टेम्परेचर होना होगा इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करने का तरीका। दूसरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? उसके लिए आपको ये देखना पड़ता है रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टोटल गैसेस, 4, प्रोडक्ट साइड 2। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। उस साइड शिफ्ट होता है ना जिस साइड जाने पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो जब प्रेशर बढ़ाया जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम का अभी बढ़ा आज हमने प्रेशर, प्रेशर वाला इफेक्ट, तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में आया कि ये वाला इक्विलिब्रियम तो मेरे को ये वाला रिएक्शन तो मेरे को हाई प्रेशर पे रखना है, हाई प्रेशर पे रखूंगा तभी ये सारा का सारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो आपके दिमाग में अब पता लग गया कि ये वाला इक्विलिब्रियम अगर स्टैब्लिश करवाना है और उसमें अमोनिया की यील्ड अगर हाई रखनी है तो टेम्परेचर रखना पड़ेगा लो, प्रेशर रखना पड़ेगा हाई। ओके, उसके बाद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का तो आपको पता ही है कि रिएक्टेंट अगर हाई कंसंट्रेशन पे रखोगे उससे क्या होगा? उससे आपका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई करने पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। तो ऑब्वियस है आप रिएक्टेंट भर भर के डालोगे जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो यही है। ठीक, अब इनको देखते हैं कि इंडस्ट्री में एक्चुअल में क्या किया जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अबव दैट लोअर द टेम्परेचर ग्रेटर वुड बी द यील्ड ऑफ अमोनिया। क्योंकि दिख रहा है कि फॉरवर्ड जाने पे एक्सोथर्मिक है, तो लो टेम्परेचर करने पे ही ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। सॉरी, हाँ हाँ, लो टेम्परेचर करने पे ही ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। However, if the temperature is kept low, the reaction will take a long time to attain equilibrium. बट इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री को क्विक करना होता है सब कुछ, तो इसलिए इंडस्ट्री में ये लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करवाई जा सकती। ओके, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम की फॉरवर्ड साइड शिफ्टिंग हम इन दो फैक्टर से कर लेंगे, बट टेम्परेचर को थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस जो है वो जल्दी होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो जल्दी जल्दी आपस में कोलाइड करते हैं, और जब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तभी उनके प्रोडक्ट में चांस कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। ओके, तो इसलिए वो ये नहीं देखते कि इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट करना है, वो कहते हैं पहले इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करवाना है, वो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है, क्योंकि जल्दी अटेन होगा उसके बाद शिफ्ट हम करवा लेंगे बाकी दो फैक्टर से। ओके, तो अगर टेम्परेचर लो रखेंगे तो रिएक्शन विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर a compromise is needed to make the process economical. Usually, an optimum temperature of 750 K is employed. At this temperature, the yield of ammonia, of course, is less than that at lower temperature, but for industry point of view, it is rather advisable to get a poorer yield than to waste time unnecessarily. Okay. Finely divided iron is used as catalyst to achieve equilibrium rapidly, एंड मॉलिबेडनम विच इज द प्रमोटर, प्रमोटर भी एक तरह का कैटलिस्ट ही होता है जो आपके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और जब कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो रिएक्शन में बढ़िया पार्टिसिपेट करेगा और रिएक्शन को अच्छे तरीके से स्पीड अप करेगा। ओके, इज यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। ओके, तो इस रिएक्शन में एक तो कैटलिस्ट डाला जाता है इस इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करवाने के लिए, दूसरा टेम्परेचर आपको अराउंड 750 के रखना चाहिए। ऑब्वियस अगर 300 के रखते तो और ज्यादा बेटर होता, बट 300 के रखने पे इक्विलिब्रियम उतनी स्पीड से अटेन नहीं हो पाएगा। तो इंडस्ट्री वाले कहते हैं कोई नहीं, यील्ड लो हो जाए थोड़ी बहुत चलेगा, बट रिएक्शन फास्ट चाहिए, हमें जल्दी जल्दी हो। शिफ्टिंग करवाने के हम दो मेथड और हैं हमारे पास, उससे कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, it has already been discussed above that
हायर द प्रेशर ग्रेटर वुड बी द यील्ड ऑफ द अमोनिया, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्टेड रहेगा। तो यूजुअली अ प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर इज एम्प्लॉयड फॉर दिस इक्विलिब्रियम। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, वो तो आपको बताइए, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियल प्रिंसिपल एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स would shift the equilibrium in the direction in which the reactants are consumed, that is in the forward direction. In other words, the formation of ammonia would be favored. Moreover, ammonia formed should be continuously removed by liquefaction so that equilibrium shift in the forward direction. ये कहते हैं कि एक तो इनकी कंसंट्रेशन हाई रखनी है, दूसरा अमोनिया जैसे बढ़ेगा इसको बाहर निकालते जाओ, क्योंकि आपको ये भी पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होने पे भी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है इक्विलिब्रियम। तो ये सारा इक्विलिब्रियम ने ही बताया इंडस्ट्री को कि ऐसे ऐसे आपने अपने इंस्ट्रूमेंट ऐसे डिजाइन करो जो टेम्परेचर 750 केल्विन रखें, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर रखें, और उसके बाद ऐसा हो कि जैसे अमोनिया बने वैसे ही बाहर आ जाए उस इंस्ट्रूमेंट से, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बिल्कुल लद देनी है अपने इंस्ट्रूमेंट में, तब जाके आपका जो अमोनिया बनाने वाला प्लांट है वो सक्सेसफुल होगा। अगर कल को मान लो आप भी इसी फील्ड में जाते हो तो ऐसे कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा मेथड ढूंढो जिससे क्या हो, एफिशिएंसी और बढ़ जाए, जो टाइम लग रहा है वो कम हो जाए, उससे क्या होगा, आपका मेथड आपका चल पड़ेगा फिर मेथड, ठीक है। और फिर ऐसे जो मेथड्स अगर आप कल को बाई चांस डिजाइन कर लेते हो, ठीक है, बाई चांस क्या कर ही सकते हो अगर आप चाहो तो उससे क्या होता है, आप उन मेथड्स का पेटेंट ले लो। पेटेंट लेने से क्या होता है, कंपनियां आएंगी जो अमोनिया बनाती हैं, उनको पता है कि आपका जो मेथड है वो अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, वो आएंगी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें आप अपना पेटेंट दे दो। उससे क्या होगा, हमें एडवांटेज होगा, क्योंकि उनकी अमोनिया की यील्ड बढ़ेगी, उनकी अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग फास्ट होगी। तो उस पेटेंट जो आपके नाम पे होगा उसको वो आपकी इजाजत के बिना यूज नहीं कर सकते। पेटेंट का मतलब क्या होता है, मेरे को लगता है आप में से कुछ लोगों को पेटेंट का मतलब शायद ना पता हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जरूरी है, साइंस वाले बच्चों को पता होना चाहिए। देखो, अगर आप कल को कोई ऐसा डिजाइन क्रिएट करते हो या कोई मेथड क्रिएट करते हो, मेथड तो आप पब्लिश कर ही दोगे रिसर्च पेपर्स में, ओके। तो जब आप मेथड्स रिसर्च पेपर में पब्लिश कर दोगे तो ऐसे तो वो रिसर्च पेपर वो पढ़ के हर कोई करवा सकता है वो मेथड, तो आपको क्या अवार्ड मिला उस मेथड का, उसको आपने मेहनत लगा के बनाया है, सोचा है, कंसेप्ट डिजाइन किया है, तो आपको आपकी मेहनत का फल कहाँ मिला, नहीं मिला ना। और पब्लिश करना जरूरी है, क्योंकि पब्लिश नहीं करोगे तो लोग उसके ऊपर टेस्टिंग नहीं करेंगे, जब टेस्टिंग करेंगे लोगों को भी लगेगा कि ये जो बात बोल रहा है सच है, बाकी साइंटिस्ट भी बोलेंगे कि नहीं 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 ठीक बोल रहा है ये, तभी आपका वो रिसर्च वैलिड माना जाएगा, ओके क्लियर। तो आपको पब्लिश करना भी जरूरी है, बट अगर पब्लिश कर दिया तो लोग यूज करना शुरू कर देंगे विदाउट योर परमिशन, ओके। तो उसके लिए एक होता है वर्ड पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे चलती है, ओके। उसमें आप अपना वो रिसर्च पेपर फाइल कर दोगे, उससे क्या होगा, आपको उस पर्टिकुलर मेथड का या डिजाइन का जो भी आपने बनाया होगा उसका आपको मिल जाएगा पेटेंट। उसके बाद अगर आप पब्लिश करोगे पेटेंट लेने के बाद, तो अगर किसी ने उस मेथड का यूज करके लेट अस से अमोनिया बनानी है, उसको पता लग गया कि अमोनिया इस मेथड से ज्यादा बनेगी, तो लीगली वो तभी बना पाएगा जब वो आपकी परमिशन लेगा, और आप परमिशन तभी दोगे जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, फिर पैसे पैसे, ओके। क्योंकि परमिशन तो फिर आपके ऊपर है कि आप अपने मेथड का कितना चार्ज करते हो, दैट विल डिपेंड अपॉन यू, ओके। तो ये सब होता है, इनको बोलते हैं पेटेंट्स का, मैंने आपको बता दिया सो दैट आपको थोड़ा थोड़ा ये नॉलेज भी मिलती रहे, ओके। चलो ये हमने एग्जांपल कर ली केमिकल इक्विलिब्रिया की, ओके। अब हम चलते हैं, ये सारी एग्जांपल्स जितनी भी हैं ये वाली, नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन, इसमें आप कैसे इसको शिफ्ट कर करा सकते हो ये देख लेना, पढ़ लेना एक बार नोट्स में से, ओके। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, इसमें इक्विलिब्रियम को कैसे फॉरवर्ड शिफ्ट करवा सकते हैं उसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए। बॉश प्रोसेस से हाइड्रोजन बनती है, इसको कैसे शिफ्ट करवा सकते हैं, ये आपने पढ़ने हैं खुद, ओके। चलो अब फिजिकल इक्विलिब्रियम की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको हम ली चार्टिलर प्रिंसिपल से स्टडी करेंगे। जैसे आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम, आइस मेल्ट होकर वाटर बनता है, उसके बाद उनमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है ना, अगर आपने क्लोज कंटेनर में लिया हो, ओके। तो इस इक्विलिब्रियम को कैसे आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करवा सकते हो, देखते हैं। द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉरवर्ड जाना इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड आना इज एक्सोथर्मिक।
ओके, क्योंकि आइस हीट लेके ही वाटर में कन्वर्ट होती है। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन वॉल्यूम। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू वाटर ना। वाटर में आपको पता है क्या होता है, एच बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, एक्सटेंसिव नहीं होती। आइस के केस में तो वो केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है बीच में गैप रह जाता है, एयर रह जाती है। ओके, सो व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो फॉरवर्ड जाने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टियल प्रिंसिपल, on increasing the pressure on the system in the equilibrium tends to shift in the direction in which the volume decrease। अगर आप इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो और आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो आइस है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, उस पर अगर आप प्रेशर लगाओगे, उसको दबाओगे, उससे क्या होगा, उसकी मेल्टिंग फास्ट हो जाएगी। तभी आपने देखा होगा कि जब आप आइस को दबाते हो तो वो फास्ट फास्ट मेल्ट होना क्यों शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि प्रेशर डिक्रीज हो। प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा, हालांकि सॉलिड्स के केस में प्रेशर का इतना इफेक्ट आता नहीं है, बट इस इक्विलिब्रियम में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि आइस का वॉल्यूम इज मोर एंड वाटर का वॉल्यूम इज लेस। जब आप क्या करोगे, आइस को दबाओगे, तो आइस के पास क्या तरीका, और आइस नीचे वाटर, थोड़ा बहुत तो वाटर बन ही गया होता है, इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आप आइस को दबाओगे तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हो आप, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा कि प्रेशर डिक्रीज हो। प्रेशर डिक्रीज करने का तरीका क्या है, इसमें गैसेस तो इन्वॉल्व है नहीं, तो क्या है तरीका है, तरीका ये है कि प्रेशर डिक्रीज डिक्रीज करने के लिए वॉल्यूम को, सॉरी प्रेशर इंक्रीज जो आपने उसके ऊपर हुआ है, उसको डिक्रीज करने के लिए वॉल्यूम को, नहीं वेट 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 वेट, मेरे को लगता है अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पे, आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, नहीं यार बात नहीं बनी प्रेशर वाली। हम्म, ये इसकी डिस्कशन अभी नहीं करनी पड़ेगी, इसको फिर रहने दो भी। ये वाली बात मेरे को गलत लग रही है, दस इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स दी चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस से वाटर बनता तो है जब इक्विलिब्रियम आपका, जब आप आइस को दबाते हो वो तो फास्ट हो जाता है, वो तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। बट इसको ऐसे ही नहीं समझाना चाहिए जैसे ये समझा रहे हैं, क्योंकि इसकी टर्म में नहीं बात बन रही। ओके, चलो इस पॉइंट को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कभी, कभी नहीं, मैं तो कल ही कर दूंगा। नेक्स्ट आपके पास है ये वाला पॉइंट, सिंस द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर टेंड्स टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। ओके, अगर आप आइस और वाटर वाले इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे क्या होगा, आइस की मेल्टिंग फास्ट हो जाएगी। ओके, जिससे क्या होगा, वाटर जल्दी बनेगा, वो तो आपको पता ही है, आइस को गर्म करने पे वाटर जल्दी बनता है। ओके, क्यों बनता है, क्योंकि अगर आप हीट दोगे तो फॉरवर्ड जाने पे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो उस हीट को यूज करने का तरीका क्या दिख रहा है इक्विलिब्रियम के पास, कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाऊंगा, उससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा मेरा, क्योंकि वो चाहता है कि हीट जो दी है उसका इफेक्ट मिनिमाइज किया जाए। मिनिमाइज करने का मतलब क्या है, कि वो उस हीट को यूटिलाइज कर लेगा, अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ने देगा बस, इसलिए वो आइस से वाटर बन जाएगा। और जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं ना हो जाती, तब तक क्या होगा, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब तक सारी की सारी आइस और वाटर का जो इक्विलिब्रिया होता है, जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक उस इक्विलिब्रिया का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, बट ये ना हो कि आपने बिल्कुल अभी ताजा गर्म पानी लेके उसमें आइस डाली हो, वो नहीं, वो इक्विलिब्रियम में उस टाइम बात कर रहा हूँ जो 0 डिग्री सेल्सियस पे अचीव करवाया हो। उसके बाद जब आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे अचीव करवा लिया इक्विलिब्रिया, उसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, उससे क्या होगा, हीट करने पे जितनी हीट जाएगी, वो हीट सारी की सारी मेल्टिंग को फॉरवर्ड बनाने में यूज हो जाएगी। उस हीट से टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा तब तक जब तक वो सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता जा रहा है, इक्विलिब्रियम अपना टेम्परेचर चेंज नहीं होने देगा, वो अपने आप को फॉरवर्ड शिफ्ट करवा लेगा, कोशिश करेगा टेम्परेचर चेंज ना हो, जब तक कर सकता है, जब तक आइस है। ओके, शाहरुख खान का डायलॉग याद आएगा, जब तक है जान, बस वही है, जब तक आइस है तब तक वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता रहेगा, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होने देगा। ओके, जब वो खत्म हो गई तब तो इक्विलिब्रियम ही खत्म हो गया ना, फिर तो आइस बची नहीं। ओके, तो ये बाकी भी आप एक बार पढ़ लेना। क्लियर।
तो इस तरह ये वाला जो फिजिकल इक्विलिब्रिया है वो खत्म है। इसका सेकंड पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रिया। अब हमने ये चैप्टर शुरू करना है आयनिक इक्विलिब्रिया, बट बिफोर दैट हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो करेंगे कल। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।